powered by ITIL. बात है 17वीं शताब्दी के भारत की कि वो समय था जब देश के विभिन्न हिस्सों में विदेशी ताकतें अपनी जड़ें जमा रही थीं। दक्षिण भारत में पुर्तगाली और डचों का बोलबाला था, वहीं पश्चिम में अंग्रेज अपनी पकड़ बनाने में लगे हुए थे। ये सभी अलग अलग थे, लेकिन इन्हें ताकतवर बनाने वाली शक्ति एक ही थी, इनकी नौसेना। जंगी जहाज़ों का बेड़ा लेकर आई यूरोपियन शक्तियों ने तटीय इलाकों पर कब्जा जमाना शुरू किया और धीरे धीरे मेनलैंड पर कब्जा जमाते गए। दूसरी तरफ हम तुलना करें तो भारत में तमाम राजा थे, बड़ी बड़ी फौजें थी, लेकिन सबका मुख्य जोर आर्मी को मजबूत करने पर था बजाय नौसेना के। ऐसी स्थिति में 17वीं शताब्दी में उदय हुआ एक ऐसे मराठा नायक का जिसने न सिर्फ जमीन पर बल्कि समंदर में भी अपने दुश्मनों के चक्के छुड़ाए। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी राजे और उनकी मराठा नेवी की। मराठा नेवी कैसे तैयार हुई, कैसे काम करती थी, यही सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों और कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। छत्रपति शिवाजी ने एक ऐसे राज्य की स्थापना की जिसने कई सालों तक लगभग पूरे भारत पर राज किया। शिवाजी एक कुशल रणनीतिकार थे और अपनी दूरदृष्टि के लिए जाने जाते थे। भारत में गुरिल्ला वॉरफेयर या छापामार युद्ध कला का उपयोग उन्होंने ही प्रोमिनेंटली किया। शिवाजी महाराज के शासन में महाराष्ट्र और कोंकण के इलाके में 3 बड़ी ताकतें थी। बंबई पर ब्रिटिश लोगों का कब्जा था, गोवा और भसीन में पुर्तगाली थे और बंबई के आसपास जंजीरा पर अफ्रीका से आए सिद्दियों का शासन था, जिन्हें ताकतवर मुगल शक्ति का संरक्षण हासिल था। इन सभी के पास अपनी नौसेना थी और मराठा साम्राज्य से इनकी लड़ाई लगातार चलती थी। साथ ही इनका पूरा व्यापार भी इसे समुद्र के रास्ते होता था। शिवाजी को पता था कि इन्हें हराने और मराठा साम्राज्य की सुरक्षा के लिए नौसेना की जरूरत है। भारत के जाने माने इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार के अनुसार छत्रपति शिवाजी की जन्मजात राजनीतिक प्रतिभा का सबसे स्पष्ट प्रमाण उनकी नौसेना और नौसैनिक अड्डों की स्थापना है। क्योंकि आर्मी के बारे में तो और भी राजाओं ने सोचा था, छापामार लड़ाई भी और राजाओं ने की थी, पर नेवी के बारे में अगर आप कुछ एक्सेप्शंस छोड़ दें चोल साम्राज्य वगैरह के, तो उतना प्रोमिनेंटली किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। मराठा नौसेना के जहाज़ों के बनने की कहानी भी दिलचस्प है। पुर्तगाली मजबूत और ताकतवर जंगी जहाज़ बनाने के लिए जाने जाते थे और ये बात शिवाजी जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने जहाज़ बनाने का जिम्मा पुर्तगाली इंजीनियर्स को ही दिया। छत्रपति शिवाजी को हालांकि यह अंदेशा भी था कि जैसे ही गोवा में बैठे पुर्तगाली अधिकारियों को इस बात का पता चलेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी, अड़चन आएगी। इसलिए उन्होंने अपने करीबी आबाजी सोनदेव को एक सलाह दी। सलाह यह कि पुर्तगाली इंजीनियर्स की मदद के लिए ऐसे कुशल लोगों को लगाया जाए जो जहाज़ बनाने की कला को सीखें भी। जैसा शिवाजी ने सोचा वैसा ही हुआ। इंजीनियर्स ने जहाज़ आधे बनाए थे कि पुर्तगाली अधिकारियों ने काम रुकवाया। अब पुर्तगाली वापस चले गए, लेकिन कुशल मराठा कारीगरों ने इस काम को आगे बढ़ाया और पूरा भी किया उन शिप्स को, और इसी के साथ जन्म हुआ आधुनिक भारत की पहली नेवी का। मायनाक भंडारी इसके प्रमुख थे पहले। शिवाजी ने अपने बेड़े को 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया। गुराब में क्या, ये बड़े और शक्तिशाली जहाज थे, कैपिटल शिप्स कह लीजिए आप इन्हें, जिनका उपयोग मुख्य रूप से समुद्री युद्धों में किया जाता था। ये जहाज लकड़ी के बने होते थे और उन पर तोपों का इस्तेमाल किया जाता था। गुराब जहाज़ों का आकार बड़ा होता था और इन्हें युद्ध के दौरान दुश्मन के जहाज़ों पर आक्रमण करने के लिए बनाया गया था। दूसरा गालबात या गलबात जहाज गुराब की तुलना में छोटे होते थे, लेकिन इनका उपयोग भी युद्ध के लिए ही किया जाता था। ये जहाज तेज गति से चलने में सक्षम थे और दुश्मन के जहाज़ों का पीछा करने या तुरंत हमला करने में सहायक होते थे। गुराब को आप बैटलशिप्स मान लीजिए, गलबात को आप डिस्ट्रॉयर मान लीजिए। टारगोट या टारगू ये छोटे जहाज होते थे, हल्के जहाज होते थे, जिनका उपयोग गश्त और छोटी लड़ाइयों के लिए किया जाता था। ये जहाज बहुत तेज होते थे और दुश्मन की नज़रों से बचकर तेजी से हमला करने में सक्षम होते थे। आप इन्हें पेट्रोल बोट्स की तरह मान सकते हैं, जो लिटोरल शिप्स होते हैं। चौथे नंबर पर पाल या पालखी,
ये बड़े जहाज होते थे जिनका उपयोग मुख्य रूप से लंबी दूरी की समुद्री यात्रा और व्यापार के लिए किया जाता था। मराठा नेवी और यूरोपियन नेवी इसमें कुछ अंतर थे। मसलन पुर्तगाली और अंग्रेज जहाज लंबी दूरी तय करने के लिए बने थे, जिस वजह से उनके नीचे का हिस्सा काफ़ी बड़ा होता था। इसके बरक्स मराठा नेवी के जहाज तुलनात्मक रूप से छोटे आकार के होते थे, साथ ही उनके नीचे का हिस्सा फ्लैट होता था। अपनी इसी खासियत की वजह से वो तटों के काफ़ी नज़दीक पहुंचकर हमला कर सकते थे। वैसे भी मराठा नेवी एक लिटोरल वाटर में लड़ने वाली नेवी थी, जो कि तट से बहुत दूर नहीं जाती थी, जो दूसरे यूरोपियन जहाज़ों के लिए संभव नहीं था, क्योंकि आपकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, पानी के अंदर आपका स्ट्रक्चर बहुत है। साल 1679 में एक ब्रिटिश गवर्नर ने लड़ाई में हार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रस्ट को लिखा कि उनके जहाज़ वहाँ जा सकते हैं जहाँ हम नहीं जा पाते। नौसेना की डिटेल्स जानने के बाद अब देखिए कि छत्रपति शिवाजी ने इस नौसेना का इस्तेमाल कैसे किया। आपके पास में शिप्स आ गए, लेकिन दिमाग आपके पास में कितना था ये आप बताएंगे। शिवाजी ने करीब 30 से 40 छोटे बड़े जहाज़ों के बेड़े के साथ अपनी नौसेना की शुरुआत की थी, जिनकी संख्या समय के साथ 200 के आंकड़े को पार कर गई थी। इस नई शक्ति से उन्हें कई लड़ाइयों को जीतने में मदद मिली, जिनमें शामिल है सूरत की लड़ाई। जहाँ जहाँ कोस्ट है वहाँ नेवी भी जाती थी। 1664 में मुगल कमांडर इनायत खान और मराठों के बीच हुई इस लड़ाई में नौसेना ने महत्वपूर्ण रोल निभाया। वायुओं की लड़ाई के दौरान मुगलों का एक जंगी बेड़ा सूरत की ओर रवाना हुआ, लेकिन मराठा नौसेना ने उसे 5 दिन तक समुद्र में ही रोके रखा, जिसके चलते मराठों ने इस युद्ध को आसानी से जीता। दूसरा उदाहरण बसरूर का है, आज के कर्नाटक में पड़ता है। बसरूर के राजा की मौत के बाद पुर्तगालियों ने मौके का फ़ायदा उठाकर कब्जा किया उस पर। तब वहाँ की रानी ने छत्रपति को भाई समान मानते हुए मदद मांगी कि आप मेरे भाई हुए, आप मेरी मदद कीजिए। तब शिवाजी ने अपनी नौसेना को बसरूर भेजा और वहाँ से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। आज भी 2024 में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, परंपरा चली आई है कि बसरूर में 13 फरवरी को इस मौके की याद में जश्न होता है। शिवाजी जानते थे कि सिर्फ जहाज ही सुरक्षा के लिए काफ़ी नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने समुद्र के किनारों और बीचेस पर किलों का निर्माण किया, ताकि मराठा नौसेना के जहाज सुरक्षित रह सकें और दुश्मनों से निपटने के लिए रणनीतिक स्थान उपलब्ध हों। नेवल स्टेशंस बनाए उन्होंने। इसमें एक प्रमुख किला है सिंधुदुर्ग का। दुर्ग किला मुंबई से 450 किलोमीटर दूर है, कोकण के मालवण में, और इस किले को खुद शिवाजी ने अपनी निगरानी में बनवाया था। ये एक अभेद्य किला था। इसका निर्माण समुद्र के बीच में किया गया ताकि इसे दुश्मन के हमलों से सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा उन्होंने मुंबई के नज़दीक ही कोलाबा में एक किले का निर्माण किया। जैसा पहले बताया, मुंबई पर इस समय ब्रिटिशर्स का कब्जा था, तब नाम भी बॉम्बे था शहर का। उन्होंने किले के निर्माण पर आपत्ति दर्ज की, लेकिन छत्रपति पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अंग्रेज़ों ने रोकने के लिए नौसेना को भी भेजा, लेकिन शिवाजी ने बुरी तरह उन्हें हराया। सिर्फ इतना ही नहीं, शिवाजी ने अंग्रेज़ों के जहाज़ों पर भी कब्जा किया और अंग्रेज़ नौसैनिकों को प्रिजनर ऑफ वॉर POW बनाया, जिसके लिए अंग्रेज़ों ने शिवाजी को भारी कीमत अदा की और तब जाके उन्हें रिलीज़ किया गया। शिवाजी ने अपनी नौसेना का उपयोग करके 1670 तक लगभग पूरे कोकण पर अपना राज स्थापित कर लिया था। कोकण मराठी में कहते हैं, हिंदी में कोंकण कहते हैं। केवल 3 जगह ऐसी थी जो उनके पकड़ से दूर रहीं: गोवा, मुंबई, वसई। मराठा नौसेना का दूसरा अध्याय छत्रपति शिवाजी के बाद उनके बेटे छत्रपति संभाजी राजे के साथ शुरू होता है। उन्होंने मराठा नौसेना की कमान संभाली। रायगढ़ के पास अरेबियन सी में मुरुड जंजीरा नाम का एक किला है। यहाँ अफ्रीकी मूल के सिद्दियों का राज था। तब संभाजी इस किले को जीतना चाहते थे ताकि वहाँ नौसैनिक अड्डा बने। इस काम में सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने कई दूसरे किलों का निर्माण करवाया, जिनसे मराठा शक्ति में इजाफा हुआ। संभाजी की मौत के बाद मराठा नौसेना को नई दिशा दी कान्होजी आंगड़े ने। कान्होजी को इंडिया के सबसे लेजेंडरी नेवल कमांडर्स में से एक माना जाता है। एडमिरल को मराठा नौसेना में सरखेल कहा जाता था। आंगड़े का पूरा बचपन समुद्र के किनारे ही बीता, इसलिए उनका समुद्र के साथ एक नज़दीकी रिश्ता था। कान्होजी आंगड़े एक कुशल सेनापति थे। उनकी रणनीतिक बुद्धिमानी ने मराठा नौसेना को उस समय की सबसे शक्तिशाली समुद्री सेना में बदल दिया। इस रीजन की कान्होजी ने न सिर्फ अंग्रेज, पुर्तगालियों और सिद्दियों को हराया, उनकी प्रसिद्धि का एक बड़ा कारण ये भी था कि वो दुश्मन जहाज़ों पर कब्जा कर लेते थे। किस्सा मशहूर है कि एक बार कान्होजी ने मुंबई से मात्र 2 मील दूर यानी दुश्मन की नाक के नीचे से एक अंग्रेज जहाज़ को कब्जे में लिया। जहाज़ में एक ब्रिटिश गवर्नर की पत्नी भी थी।
इसलिए अंग्रेजों ने आंग्रे को बड़ी कीमत देकर अपने जहाज को तब छुड़वाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार अपनी नौसेना को लेकर लंबे समय तक मुंबई का घेराव भी किया, जिसके चलते अंग्रेजों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ, एक तरह का ब्लॉकेड। अंत में अंग्रेजों ने आंग्रे को एक बड़ी रकम दी, जिसके बाद उन्होंने बंबई से अपनी नौसेना का जो सीज था वो हटाया। कहा जाता है कि आंग्रे की वजह से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हर साल 50,000 पाउंड का अतिरिक्त नुकसान होता था। आंग्रे की बढ़ती शक्ति से परेशान होकर ब्रिटिशर्स ने, पुर्तगालियों ने और सिद्धियों ने साथ मिलकर हमला किया। तीनों ने 3 विदेशी ताकतों के विशाल सेना का सामना मराठा नौसेना ने अकेले किया और खंडेरी के युद्ध के नाम से मशहूर लड़ाई में तीनों को धूल भी चटाई। कान्होजी के समय में मराठा नौसेना की शक्ति का एक और उदाहरण है। उस दौर में पुर्तगाली अपने इलाके में आने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाते थे। जहाज ले जाने के लिए कारताज लेना पड़ता था। कारताज को हम एक तरह से टैक्स रिसीट समझ सकते हैं, जिसके बिना कोई भी उनके इलाके में प्रवेश नहीं कर सकता था। आंग्रे ने इसे मानने से इनकार किया कि जो दे रहे हैं टैक्स वो देंगे, मैं नहीं दूंगा। उन्होंने अपना अलग कागज जारी किया जिसे दस्तक कहते थे कि दस्तक होगा, जा सकते हैं। मराठा नौसेना और आंग्रे की ताकत का आलम यह था कि सभी जहाज़ों के लिए दस्तक लेना ज़रूरी हो गया, चाहे वो अंग्रेज़ों के हों या पुर्तगालियों के ही जहाज़ हों। आंग्रे की लीडरशिप में मराठा नौसेना का दबदबा सूरत से लेकर कोंकण तक था। पूरे कोंकण में मराठा नौसेना के किले बने हुए थे, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार पर भी उनका अधिकार हो गया था। मराठा नौसेना 17वीं और 18वीं सदी में दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक थी। शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता से लेकर कान्होजी आंग्रे की नेतृत्व क्षमता तक, सिंधुदुर्ग और कोलाबा के अभेद्य किलों से लेकर समुद्री डकैती पर नियंत्रण तक, मराठा नौसेना ने मराठा साम्राज्य की समुद्री सीमा को सुरक्षित रखा और भारतीय समुद्री इतिहास में अपना अमिट स्थान बनाया, जिसकी मिसाल दी जाती है आज भी। इसी नोट के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है तारीख का। इसे लिखा था हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे कबीर ने और इसे रिकॉर्ड किया था जतिन ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।